वीडियो में बात होगी थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी के हवाले से। अगर पेशेंट के जिस्म के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी वाक़ई हो जाए, वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो जाए, तो ऐसी कौन सी इलामात हैं जो ज़ाहिरी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे पेशेंट में बड़ी आसानी से नोट की जा सकती हैं। ये डिज़ीज़ हाइपोथायराइडिज्म दुनिया भर में बड़ी तेज़ी से देखी जा रही है। अमेरिका में 2 करोड़ लोग इसका शिकार हो चुके हैं। यूके, अमेरिका, वहाँ पे इसकी कमी की वजूहत ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। हाशिमोटो थायराइडाइटिस उसकी एक एग्जांपल है। लेकिन हमारे कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में इधर ख़ास तौर पे आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। थायराइड ग्लैंड गले के निचले हिस्से पे सिचुएटेड है। इसकी 2 लोब्स होती हैं और इसकी सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल हो रही होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है रिलीज़ होके और थायराइड ग्लैंड पे आके एक्ट करता है और यहाँ से T3 एंड T4 सिक्रीट होते हैं और वो जिस्म के हर सेल पे जाके एक्ट करते हैं। ऐसी यूनिक बात है इसकी कि हर सेल जिस्म का अपने ऊपर एक रिसेप्टर रखता है जहाँ पे आके थायराइड हार्मोन एक्ट करता है। बॉडी के अंदर 40 से 70 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर एक के ऊपर थायराइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर पाया जाता है। फंक्शंस की बात की जाए तो जो उसका इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है वो है कि जो जिस्म का दर्जा रहता है, बॉडी टेम्परेचर, ये उसको रेगुलेट करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, वो इसकी वजह से कंट्रोल हो रहा होता है। अगर पेशेंट थायराइड की कमी का शिकार हो, हार्मोन की कमी का शिकार हो, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, जिस्म हर वक्त ठंडा रहता है। और जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इम्पेयर हो जाएगा, जो भी प्रोटीन, फैट, कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म है वो इसकी वजह से हो रहा होता है। जब इसका मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हो जाएगा, इसकी सिक्रीशन कम होगी, तो इसकी वजह से वेट गेन जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादा जिस्म में थकावट की कैफियत रहेगी। इसके साथ जो खुराक पेशेंट खाएगा तो वो उसकी इंटेस्टाइन से सही तरह एब्जॉर्ब नहीं होगी, उसका डाइजेस्टिव फंक्शन भी इसकी वजह से मुतासर हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो जाएगा। और अक्सर इन पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन के मसाइल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रोथ में भी है, इसीलिए इस चीज़ को ज़्यादा क्रिटिकली चेक किया जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें इसकी कमी बिल्कुल वाक़ई ना हो। वहाँ पे आयोडीन की क्वांटिटी को ज़्यादा दिया जाता है ताकि जो डेवलपिंग फीटस है, जो बेबी है, उसका ब्रेन किसी सूरत कंप्रोमाइज़ ना हो, वो प्रॉपरली ग्रो कर सके। क्योंकि फीटस को जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू मदर से मिल रही होती है उसमें थायराइड हार्मोन भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन थायराइड हार्मोन की कमी का शिकार होगी तो इसकी वजह से बच्चे का कद भी सही तरह नहीं बढ़ेगा, शॉर्ट स्टेचर होगा वो, और मेंटली भी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, उसकी मेंटल ग्रोथ भी सही तरह नहीं होगी और वो अंडर डेवलप्ड साइड पे वो बच्चा चला जाएगा। इसके अलावा जो न्यूरोनल फंक्शंस होते हैं जिस्म के अंदर, वो भी थायराइड हार्मोन उनमें भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। एक सेल से दूसरे सेल तक जो मैसेज जा रहा होता है, न्यूरोनल कंडक्शन जिसको सिनेप्सिस कहा जाता है, तो वहाँ भी सिग्नल्स को बूस्ट अप करने में थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। मसल की कंट्रैक्टिलिटी, पट्ठों में ज़्यादा खिंचाव महसूस होना, मसल्स में स्पैज़म हो जाना, मसल एक्स, ज़्यादा बॉडी में पट्ठों में ज़्यादा खिंचाव का रहना, जोड़ों में, जॉइंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाना, वहाँ पे भी ज़्यादा दर्द की कैफियत का रहना, जो बॉडी की स्किन है वो ज़्यादा स्केली हो जाएगी, मेलेज़मा जैसे कंप्लेंट्स। उसके अलावा क्रैक्ड स्किन, नाखून भी क्रैक्ड मिलेंगे, क्रैक्ड नेल जैसे प्रॉब्लम्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम ज़ाहिरी तौर पे देखा जा सकता है वो है बालों का झड़ना, एलोपेशिया जैसी कंप्लेंट्स, और ख़ास तौर पे जो आईब्रोज़ हैं उनमें थिनिंग हो जाना, बालों की तादाद का कम हो जाना। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बज़ाहिरी तौर पे देखी जा सकती। बात हुई है बॉडी का हर सेल मुतासर हो जाता है थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से, तो किडनीज़ पे भी बहुत गहरा इफेक्ट होता है इसका। अब किडनीज़ ज़्यादा फ्लूइड को मैनेज नहीं कर पा रही होती, ज़्यादा एडिमा की कैफियत देखने को मिलती है। अब ये पेरिफेरल एडिमा ख़ास तौर पे जो टांग का निचला हिस्सा है उसमें देखने को मिलता है, और ये एडिमा नॉन पिटिंग एडिमा होता है। अगर आप इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, टांग को जहाँ पे सोजिश होगी उसको आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे गड्ढे जो इख्तियार कर जाता है एडिमा, ये उस टाइप का एडिमा नहीं होगा, ये नॉन पिटिंग वैरायटी का एडिमा होगा। इसके अलावा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफ़ी तब्दीलियाँ इसकी वजह से देखने को मिलती हैं। एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। इस तरह के मसाइल का रिस्क बढ़ जाता है। जिस तरह की बात हुई है एडिमा की और पट्ठों में ज़्यादा खिंचाव की, तो कार्पल टनल सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बारे में पहले बात हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, आधे हाथ में दर्द की कैफियत ज़्यादा रहती है, सुइयाँ चुभना, वहाँ पे नंबनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर कोई पेशेंट्स इन इलामात का शिकार है तो उसको बर वक्त जो थायराइड प्रोफाइल होती है, ब्लड टेस्ट करते हैं, वो उसको करवा लेना चाहिए, जिसमें TSH, T3 और T4 का लेवल देखा जाता है। अगर जो नॉर्मल वैल्यू है TSH की 0.5 से 5 तक है, अगर वो वैल्यू डिरेंज्ड हो, अगर वो ज़्यादा हो जाए, तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा होता है कि पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो चुका है। अब इसकी मैनेजमेंट के लिए थायरॉक्सिन सप्लीमेंट दिया जाता है। अब उसकी डोज़
आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके कैलकुलेट करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी डोज उसके अकॉर्डिंगली है कि आप कितनी थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है, आपको TSH आपका कितना रेज है, T3 T4 आपका कितना बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू एडजस्ट की जाती है। और इसको लेने का तरीकाकार ये है कि आपने सुबह खाली पेट लेना है, तो आपने थायरॉक्सिन टैबलेट लेनी है और उसके कम से कम 1.5 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना। इवन कि आपने जो विटामिन D और कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने हैं वो भी आपने किसी और वक्त में जाके लेने हैं, ताकि आपके जिस्म के अंदर ये थायरॉक्सिन अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सके।